युवराज की बात सुनकर अनिकेत हैरान होकर कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या भाभी जब भी आसपास होती है तो किसी न किसी लड़की को नुकसान पहुंचता है? क्या इसका मतलब यही कह रहे हो ना कि यह सब भाभी ने किया है? अनिकेत की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने यह नहीं कहा, लेकिन सोचने वाली बात तो यही है। अगर देखा जाए तो नंदिनी का कहना भी सही है। पहले तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, फिर अचानक से सुहाना के आते ही ऐसी प्रॉब्लम कब से होने लगी? युवराज की बात सुनकर अनिकेत गहरी सांस लेकर कहता है, देखो भाई, मुझे नहीं लगता है भाभी कभी भी ऐसा काम करने के बारे में सोच भी सकती है। हाँ, ये हो सकता है अचानक से इत्तेफाक से कुछ भी हुआ हो उन लड़कियों के साथ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं इन सब के पीछे भाभी का हाथ है। तो आप भाभी पर इल्जाम ना ही लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आप भाभी को पसंद नहीं करते हो, नंदिनी की बातों पर सबसे ज़्यादा यकीन करते हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं आप नंदिनी की तरह भाभी को पागल समझो। ये कहकर अनिकेत मुंह बना लिया। वही अनिकेत को मुंह बनाते हुए देखकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, मैं सुहाना को पागल नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद नंदिनी को ये कहने से रोकता हूँ। तो भला मैं सुहाना को पागल कैसे कह सकता हूँ? मैं जानता हूँ सुहाना को दुनिया की समझ नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कोई भी उसे पागल कहेगा। युवराज ने अनिकेत से इतना ही कहा था तभी सुहाना मुस्कुराते हुए उन दोनों के पास आई। फिर अपने हाथों में रखे फाइल को युवराज को दिखाते हुए कहती है, ये लीजिए, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। आपके दिए हुए फाइल में बहुत सारी गलतियां थी, मैंने उसे सही कर दिया है। लेकिन हाँ, आपको अपने वर्कर को बताना होगा ऐसे गलतियां बार बार ना करें, नहीं तो इससे आपकी कंपनी के साथ साथ आपके नाम की भी बदनामी होगा। सुहाना की बात सुनकर पहले तो युवराज ने सुहाना को देखा, फिर उसका नज़र सुहाना के हाथों में रखे फाइल पर गया। फाइल को देखकर युवराज कहता है, क्या तुमने सच में पूरा कंप्लीट कर दिया? मैंने तुम्हें 2 घंटे का समय दिया था और तुमने आधे घंटे के अंदर में पूरा कंप्लीट कर दी। हनन, ठीक है, मैं इस फाइल को ध्यान से देख लूँगा। तुम इस फाइल को मेरे टेबल पर रख दो और आराम से अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। बाकी दूसरा काम है तुम्हें बाद में दूंगा। ये कहकर युवराज वापस से अनिकेत को देखकर उससे बातें करने लगा। वही सुहाना युवराज की बातें सुनने के बाद चुपचाप उस फाइल को लेकर टेबल के पास गई। फिर आराम से टेबल पर फाइल रखकर वहां से जाने लगी। लेकिन तभी उसका नज़र युवराज के टेबल के पास दूसरे हाई पर गया। ये वही फाइल था जो थोड़ी देर पहले एक लड़की युवराज को देकर गई थी। उस फाइल को देखते ही सुहाना चुपचाप उस फाइल को खोलकर आराम से उसे पढ़ने लगी। धीरे धीरे पूरा फाइल में रखे पेपर को पढ़ने के बाद सुहाना युवराज के पास आई। वहीं युवराज अनिकेत से बात कर ही रहा था, तभी उसने देखा सुहाना वापस उसके पास आ गई है। ये देखकर वह अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना अपनी जगह पर जाकर बैठो, तो तुम वापस से यहाँ क्यों आई हो? युवराज की बात सुनकर सुहाना अपने हाथों में रखे फाइल उसे दिखाते हुए कहती है, ये फाइल में अकाउंटिंग का काम किया हुआ है। मैंने इस फाइल को पूरा पढ़ा, सच बताओ तो इसमें बहुत सारे गलत काम के लिए पैसे यूज़ किए गए हैं। मेरा मतलब यह अकाउंटिंग गलत तरीके से कैलकुलेट किया गया है। जैसे कि आपको जितने का कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है उससे कम में कॉन्ट्रैक्ट बेचकर यहाँ पर पैसे रखे गए हैं। सुहाना की बातें सुनकर अनिकेत और युवराज दोनों ही हैरान होकर उसे देख रहे थे। उन दोनों को ही सुहाना के बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वहीं अनिकेत सुहाना के बातों को सुनने के बाद युवराज को देखा तो युवराज भी अनिकेत को कुछ इशारा किया। युवराज के इशारे को देखकर अनिकेत सुहाना के हाथों से फाइल लेते हुए कहता है, आपके कहने का मतलब क्या है भाभी? हमें समझ नहीं आया। आप कह रही हैं इस फाइल में अकाउंटिंग गलत तरीके से कैलकुलेट किया गया है, पर यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग का काम मानव भाई संभालते हैं। मानव भाई से तो आप मिल ही चुकी होंगी। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, यह अकाउंटिंग जिसने भी बनाया हो मुझे उनसे मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ मेरे पति का बिजनेस लॉस हो जाए। मैंने ये फाइल पूरा पढ़ा है और इसमें हर अकाउंटिंग का काम गलत तरीके से दिखाया गया है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ कैसे। ये कहने के बाद सुहाना अनिकेत के हाथों से फाइल लेकर युवराज का हाथ पकड़ के सोफे के पास आई। वही जब अनिकेत ने देखा तो वह भी जल्दी से उन दोनों के पास आकर सोफे पर सुहाना के दूसरे बगल में जाकर बैठ गया। एक नज़र उन दोनों को देखने के बाद सुहाना फाइल को ओपन करके युवराज को कहती है, ये देखिए 2 साल पहले बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट जिसको आपने 100 करोड़ में खरीदा था।
उसी कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंटिंग फाइल बनाने वाले ने 130 करोड़ में बेच दिया। यहाँ पर आपको 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। वही दूसरा जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप के साथ साइन करते हैं तो उसमें जो पेमेंट होती है वह बराबरी की होती है, लेकिन इस अकाउंटिंग फाइल में वह भी गलत दिखाया गया है। सुहाना की बातें सुनकर युवराज और अनिकेत का नज़र फाइल पर गया। हालांकि वह दोनों कई बार अकाउंटिंग फाइल चेक करते थे, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वह दोनों ही जानते थे मानव भले ही लड़कियों के साथ गलत काम करता हो, लेकिन अपने ही कंपनी के साथ कभी भी घोटाला नहीं कर सकता है। ये सोचकर अनिकेत हैरान होकर युवराज से कहता है, भाई भाभी का कहना तो सही है, हम हमेशा अकाउंटिंग फाइल को ठीक से नहीं देखते हैं। अगर देखा जाए तो हम लास्ट के अमाउंट को देखने के बाद उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, जिसका फ़ायदा मानव भाई उठाने लगे हैं। इसका मतलब यही है मानव भाई हमारे ही कंपनी में रहकर हमारी कंपनी को लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिकेत की बात सुनकर युवराज सुहाना के हाथों से फाइल लिया, फिर उस फाइल को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ने के बाद अनिकेत से कहा, तुमने सही कहा, यह मानव इतना घटिया निकलेगा मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अपने ही भाई की कंपनी में आकर अपने भाई को लॉस करने के बारे में उसने सोचकर बहुत बड़ा गलती कर दिया। युवराज की बात सुनकर अनिकेत गहरी सांस लेकर कहता है, तो अब आप क्या करोगे? मेरा मतलब मानव भाई को ऐसे ही छोड़ दोगे या फिर उनकी कंप्लेंट दादी से करोगे? अनिकेत की बात सुनते ही युवराज गुस्से में कहता है, दादी से कंप्लेंट तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी मानव को कहो मेरे केबिन में आने को, वह भी जल्द से जल्द। ये कहकर युवराज सोफे से उठकर चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वहीं अपने भाई की बात सुनने के बाद अनिकेत एक नज़र सुहाना को देखकर मुस्कुराया, फिर तुरंत केबिन से बाहर निकल गया। सुहाना युवराज के गुस्से भरे चेहरे को ही देखे जा रही थी। युवराज को अकाउंटिंग फाइल के बारे में बताने के बाद उसको हिम्मत नहीं हो रहा था युवराज के पास जाने का। उसे डर लग रहा था कहीं वह युवराज के पास जाकर कोई गलती ना कर दे और फिर युवराज का सारा गुस्सा उसके ऊपर ना निकल जाए। कि वही थोड़ी देर बाद अनिकेत मानव को लेकर युवराज के केबिन में आया। मानव पहले तो अनिकेत की बातों को सुनकर हैरान हुआ था, लेकिन अनिकेत ने उसे बताया नहीं था युवराज उसे किस लिए बुला रहा है, जिस वजह से मानव मुस्कुराते हुए केबिन के अंदर आया तो उसका नज़र सुहाना पर गया जो सोफे पर बैठी हुई थी। सुहाना को देखकर मानव पहले तो हैरान हुआ, लेकिन दूसरे ही पल वह सुहाना के पास आकर अपना हाथ आगे करके कहता है, अरे वाह भाभी, आप ही ऑफिस आई हुई हो, आप ऑफ आई हो, ये बात पहले क्यों नहीं बताया? अगर बता देती तो मैं आपको हमेशा, मेरा मतलब मैं आपको अपने पास रखता। मानव की बात सुनकर सुहाना युवराज को देखने लगी। वहीं युवराज मानव की बातों को सुनकर गुस्से में कहता है, वह मेरी पत्नी है और उसका पूरा अधिकार बनता है अपने पति के पास रहने का। तुम उसके देवर हो तो देवर बनकर ही रहो, उससे ज़्यादा सपने देखने की कोशिश मत करो। युवराज की कड़वाहट भरी बातें सुनकर मानव अपना हाथ पीछे करके अपने भाई युवराज को देखते हुए कहता है, अरे भाई, आपका तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। एक तो आप कहते हो भाभी आपको पसंद नहीं है, भाभी को घर से निकालना चाहते हो, दूसरी तरफ कहते हो भाभी के पास जाना नहीं चाहिए। पहले तो सोच लो आप भाभी को पत्नी मानते भी हो या नहीं। मानव की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, मैं अपनी पत्नी को पत्नी मानता हूँ या नहीं वह तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हें इस कंपनी में अकाउंटिंग संभालने का काम दिया है, जिस तौर पर तुम्हें मैनेजर बनाया गया है, तो इसका मतलब यही है अकाउंटिंग फाइल में अगर कोई गलती निकल कर आए तो वह सारी गलती तुम्हारी होगी, और अगर उसमें मुझे कहीं भी गलती दिखाई नहीं देगी तो उसमें भी मुझे तुम्हारा ही ख्याल आएगा, क्योंकि तुम ही हो वो इंसान जो अकाउंट संभालते हो। युवराज की बातें सुनकर मानव हंसते हुए कहता है, हो भाई, आपने सही कहा, और आपको तो पता ही है मैं अकाउंट में कोई भी गलती नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी आपने पूरा देखकर मुझे जॉब पर रखा है, वरना आप मुझे मैनेजर बना देते हैं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता था। वैसे आप ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्या आज आपको अकाउंटिंग फाइल देखकर मेरी तारीफ करने का मन कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो इसके लिए आपने मुझे केबिन में क्यों बुलाया? घर पर आकर सभी के सामने भी तारीफ कर सकते थे तो मुझे अच्छा लगता। मानव की बातों को सुनकर अनिकेत को गुस्सा आ रहा था। वहीं युवराज गुस्से में अपनी जगह से उठा, फिर अपने साथ लाए फाइल को लाकर मानव के मुंह पर फेंक कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही कंपनी में जॉब करके मुझे ही लॉस करने का? यहाँ मैं खून पसीने बहाकर अपनी ऊंचाई को छूने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम मेरे कंपनी में रहकर मेरे साथ घोटाला करने की कोशिश किए।
उप कह रहे हो मैं तुम्हारी तारीफ करूं? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने कितना बड़ा घोटाला किया है। मुझे लगता था तुम मेरे भाई हो सकता है तुम कभी भी मुझे नीचा नहीं गिराओगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था तुम मेरे बारे में और मेरी कंपनी के बारे में इतना गंदा सोचते हो। अगर सही समय रहते सुहाना मुझे नहीं बताती इस अकाउंट फाइल में जितने भी अकाउंट को ऐड किए गए हैं वह सारे गलत है तो मैं कभी पता ही नहीं कर पाता तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। देखो मानव, अब तक तुम मेरे कंपनी में मैनेजर बनकर काम कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी इस हरकत को देखने के बाद मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ। मुझे वह इंसान नहीं पसंद जो मेरे ही कंपनी में रहकर मुझे धोखा देने की कोशिश करे, चाहे वह मेरा परिवार ही क्यों ना हो। अब तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि मुझे मजबूरन में सभी के सामने तुम्हें धक्के मारकर अपने ही कंपनी से निकालना पड़े। ये कहकर युवराज गुस्से में मानव को देखने लगा। युवराज की बातें सुनकर मानव हैरान होकर कहता है, यह आप क्या कह रहे हो भाई? भला मैं आपके कंपनी के साथ घोटाला क्यों करूंगा? यह मेरा भी कंपनी है, मैं आपका ही भाई हूँ। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप अपने भाई की बातों पर यकीन न करके इस दो कौड़ी की लड़की की बातों पर यकीन कर रहे हो जिसको आए हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं और आपको इस लड़की पर इतना यकीन भी हो गया। मानव की बात सुनकर अनिकेत उसे देखकर गुस्से में कहता है, मानव भाई आप यह मत भूलिए सुहाना भाभी क्या क्या कर सकती है। भले ही हम उनके हुनर को सामने लेकर नहीं आते हैं, लेकिन आपको शायद याद होगा उन्होंने हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। और रही बात युवराज भाई का भाभी पर यकीन करने का, तो वह इसलिए भाभी पर यकीन कर रहे हैं क्योंकि युवराज भाई ने खुद अपनी आंखों से अकाउंट फाइल को चेक किया। पहले तो युवराज भाई को भी भाभी पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब भाभी ने प्रूफ के साथ बताया अकाउंट फाइल में गड़बड़ है तभी हमने उसको रिजेक्ट किया। अनिकेत की बात सुनकर मानव गुस्से में कहता है, छोटे तुम चुप रहो, तुम्हें पता भी नहीं है तुम क्या कह रहे हो। भले ही तुम अपने भाई को असिस्ट करते हो, लेकिन मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, लेकिन मुझे मेरा काम बहुत अच्छे से पता है और ये दो कौड़ी की लड़की मेरे काम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अगर युवराज भाई चाहते हैं मैं इस कंपनी को छोड़कर चला जाऊं तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जिस दिन आप लोगों को पता चलेगा इस घटिया लड़की ने मुझे फंसाया है तो उस दिन आप लोग खुद मेरे पास आओगे मुझसे माफ़ी मांगने के लिए। मानव ने इतना ही कहा था तभी युवराज गुस्से में कहता है, उसका नाम सुहाना है, उसको दो कौड़ी की लड़की बुलाना बंद करो। जिस तरह अनिकेत उसे भाभी कहता है वैसे ही अब तुम भी उसे भाभी कहोगे। और रही बात तुमसे माफ़ी मांगने की, तो वह 7 जन्मों में कभी पूरा नहीं होगा। युवराज गोयल अपने बाप के सामने नहीं झुकता है तो तुम्हारे सामने कैसे झुकेगा? अगर गलती मेरी भी होगी ना तब भी मैं तुम्हारे सामने झुकना पसंद नहीं करूंगा। इससे बेहतर यही होगा चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं घर पर तुम्हारा कंप्लेंट कर दूंगा। उसके बाद मैंने तो तुम्हें कंपनी से निकाला, लेकिन दादी तुम्हें घर से निकाल देगी, फिर तुम कहीं रहने के लायक नहीं रहोगे। अगर बचपन से ही ढंग से काम कर लिए होते तो आज तुम्हें ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। लड़कियों को घुमाने से फुर्सत मिल जाता तो तुम अपने काम पर भी ध्यान देते। युवराज की कड़वी बातें सुनकर मानव गुस्से में कहता है, बस बहुत हुआ भाई, आपने बहुत बोल लिया, मैंने बहुत सुन लिया। आप मुझे यहाँ जॉब पर रखकर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। मैं भी गोयल खानदान का ही बेटा हूँ, लेकिन मुझे एक नौकर की तरह बना दिया गया है। और आप कह रहे हो मैं इस लड़की को भाभी कहूँ? ये लड़की जब से घर में आई है तब से किसी ना किसी की जिंदगी बर्बाद करने का पूरा प्लान बना कर रखी है। पहले तो इसने नंदिनी की जिंदगी छीन ली और अब यह मुझसे मेरा हाथ छीन रही है। मानव की बातें सुनकर युवराज को काफी गुस्सा आ रहा था। वहीं सुहाना मानव की बातों को सुनकर उसके पास आकर कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने तो वही कहा जो सच था, और सच बोलना कोई गुनाह नहीं होता है। मेरे पापा ने हमेशा कहा है जहाँ जाओ सच बोल कर जाना, तो फिर मैंने भी आपके भाई को सच बताया। अगर मैं उनसे झूठ कहती तो उनको ही कंपनी में लॉस होता। ये कहकर सुहाना मानव के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके भाई आपके लिए इतना कुछ सोचते थे, लेकिन आपने उनके खिलाफ जाकर बहुत गलत किया। आप छोटे भाई हो तो आपको अनिकेत भाई की तरह युवराज जी की भी मदद करनी चाहिए। सुहाना का इतना ही कहना था तभी मानव गुस्से में उसे जोर से धक्का देते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, तुम जैसी घटिया लड़की मेरे पास रहने की भी औकात नहीं रखती है। जब मानव ने सुहाना को धक्का दिया था तब सुहाना टेबल से टकराकर नीचे गिरने जा रही थी, लेकिन तभी जल्दी से युवराज उसके पास आकर उसे कसकर पकड़ा और फिर गुस्से में मानव को देखकर दांत पीसकर कहा, मानव तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है, लगता है अब मुझे दादी से बात करनी होगी। युवराज की बात सुनकर मानव अपने गुस्से को शांत करके कहता है,
भाई आपको जो करना है आप कीजिए, मुझे आपसे और आपके कंपनी से कोई मतलब नहीं है। जहां मुझे मालिक ना समझकर नौकर समझा जाए वहां मैं रहना पसंद नहीं करूंगा। ये कहकर मानव गुस्से में सुहाना को देखकर वहां से चला गया। वही अनिकेत जल्दी से युवराज के पास आकर सुहाना को ठीक से खड़ा किया। फिर उसे सोफे पर बिठाकर गहरी सांस लेकर कहा, भाभी आप इन भाइयों के बीच में मत आना वरना हो सकता है मानव भाई अपना बदला लेने के लिए आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना उदास मन से कहती है, लेकिन मेरी गलती क्या थी? मैंने तो आप दोनों को सिर्फ सच बताया था। अगर सच बताकर लोगों को हर्ट होता है तो मैं आगे से कभी भी कोई सच नहीं बताऊंगी। सुहाना की बातें सुनकर अनिकेत ने युवराज को देखा तो वही युवराज गहरी सांस लेकर सुहाना से कहा, सच बताना कोई गलत काम नहीं होता है, लेकिन सच वही बताना चाहिए जहां पर लगे कि हाँ उसे जरूरत है, वरना कभी कभी सच बताना भी भारी पड़ जाता है। तुम्हें अभी इस सब बातों की समझ नहीं है, इसलिए अनिकेत तुम्हें धीरे धीरे ये सारी बातें समझा देगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम यहाँ चुपचाप बैठो और हाँ यहाँ से कहीं भी मत जाना। युवराज की बात सुनकर सुहाना कंफ्यूज होकर कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? सुहाना की बातें सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना तुम्हें चुपचाप बैठी रहो। तुम एक बार में मेरी बातें समझ नहीं आती है? अभी ऑलरेडी तुमने बवाल खड़ा कर दिया है, मुझे अब वकर के पास जाकर उसको अपने तरीके से काम समझाना पड़ेगा। ये कहकर युवराज गुस्से में केबिन से बाहर निकल गया। युवराज को गुस्से में जाते हुए देखकर अनिकेत सुहाना से कहता है, भाभी भाई की बातों का बुरा मत मानो, वह इस समय बहुत गुस्से में है जो कि मानव भाई ने धोखा दिया है और कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं करेगा उनका कोई अपना ही उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। इसीलिए आप तब तक यहाँ बैठो जब तक हम आ नहीं जाते हैं। ये कहकर अनिकेत भी जल्दी से युवराज के पीछे चला गया। उन दोनों को वहां से जाते हुए देखकर सुहाना खुद से कहती है, मेरी कोई बात समझता ही नहीं है। मैं लोगों की भलाई करती हूँ तो ये लोग उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होते हैं। लगता है इन लोगों की मदद करना भी बेकार है। लेकिन मैं अपने पति की मदद तो कर ही सकती हूँ, वह अगर मुझे मारेंगे भी तो मुझे बुरा थोड़ी लगेगा। वैसे भी मेरी छोटी बहन ने मुझे कहा था, जब कोई बड़ा इंसान तुम्हें मारेगा तो तुम बुरा मत मानना। ऐसे में तो मेरे पति ने मुझे अभी तक मारा नहीं है। सुहाना खुद में ये सब कहे जा रही थी, तभी युवराज के केबिन का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनते ही सुहाना का नजर दरवाजे के पास खड़ी एक लड़की पर गया, जो छोटे कपड़े पहनकर अपने हाथों में पर्स लटकाए हुए मटक मटक कर चलते हुए केबिन के अंदर आ रही थी। उस लड़की को देखकर सुहाना के पहले तो आंखें छोटी हुई, लेकिन दूसरे ही पल वह खुद को नॉर्मल करके चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। वहीं वह लड़की जो केबिन के अंदर आ चुकी थी, जब उसने देखा पूरे केबिन में सिर्फ सुहाना ही बैठी हुई है तो वह गुस्से में सुहाना को देखने लगी। जहां तक उस लड़की को पता था, जिस केबिन में वह आई है वह केबिन युवराज गोयल का है और युवराज गोयल कभी भी अपने केबिन में किसी भी लड़की को ज्यादा देर तक रुकने नहीं देता है सिवाय नंदिनी के। ये देखकर वो लड़की सुहाना के पास आकर अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तुम इस केबिन में क्या कर रही हो? इस केबिन का मालिक यहाँ नहीं है तो तुम चुपचाप यहाँ बैठी हुई हो। लगता है तुम्हें इस कंपनी के मालिक का डर नहीं है। उस लड़की की बातें सुनकर सुहाना कंफ्यूज होकर कहती है, इस कंपनी का मालिक भला मैं उनसे क्यों डरूंगी, जबकि मैं तो उनकी। उसने इतना ही कहा था। तभी वह लड़की गुस्से में कहती है, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर आपने युवराज से मिलने आई हूँ। आई नो तुम मुझे नहीं पहचानती हो तो मैं तुम्हें खुद ही बता देती हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम आयशा है और मैं युवराज की बहुत खास क्लाइंट हूँ, जिसके साथ युवराज गोयल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और मैं उसी सिलसिले में अपने युवराज को देखने, मेरा मतलब मिलने आई हूँ। आयशा की बातें सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, ओह अच्छा ऐसी बात है तो आप चुपचाप यहाँ पर बैठ सकती हैं। जब युवराज जी आएंगे तब आप उनसे मिल लेना। वह क्या है ना, अभी वह किसी काम की वजह से बाहर गए हैं। सुहाना की बातें सुनकर वह लड़की हैरान होकर कहती है, क्या कहा तुमने? युवराज जी तुम उसकी कोई पत्नी हो क्या जो उसे नाम से बुला रही हो? तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस कंपनी में काम भी नहीं करती हो। मेरे सामने युवराज को नाम से नहीं बल्कि सर कहकर बुलाओ, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों की औकात ही यही होती है। और हाँ, मैं तुम्हारे होते हुए तुम्हारे पास नहीं बैठूंगी, बल्कि तुम्हें केबिन से बाहर जाना पड़ेगा। आयशा की बातें सुनकर सुहाना कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन ये केबिन तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर और भी लोग आकर बैठ सकते हैं, तो फिर आपको इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप भी तो यहाँ चुपचाप बैठकर युवराज जी का इंतजार कर सकती हैं। सुहाना की बातें सुनकर वह लड़की गुस्से में अपने पास से चाकू निकालकर उसको दिखाते हुए कहती है, आयशा से बदतमीजी से बात करने की कोशिश मत करो। यह चाकू देख रही हो, ऐसा जगह लगाऊंगी ना किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम्हें चोट लगा है।
ये कहकर आयशा जानबूझकर सुहाना को चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करने लगी। जब सुहाना ने आयशा के हाथों में चाकू देखा तो वह डर की वजह से तो सोफे के कोने में बैठने की कोशिश करने लगी। वही आयशा ये देखकर हंसते हुए कहती है, वहां गई लाइन पर चाकू देखा नहीं कि डर से हालत खराब हो, क्या सोचो जब तुम्हारे बॉडी के आर पार होगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। ये कहकर आयशा जानबूझकर चाकू सुहाना की तरफ आगे की ओर बढ़ाने लगी। वही सुहाना ये देखकर डर की वजह से तो सोफे से उठकर दरवाजे की तरफ जाने को हुई, तभी आयशा उसका हाथ पकड़ के गुस्से में कहती है, अब कहाँ जा रही हो, तभी तो बड़ा बोल रही थी यहाँ बैठने को, अब खुद डर की वजह से भाग रही हो। आयशा ने इतना ही कहा था तभी कमरे का दरवाजा खुला। अचानक से एक जोर से चीख की आवाज निकली। वह चीखने की आवाज इतनी जोर से थी कि दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा युवराज और अनिकेत भी सुन पा रहा था। आवाज को सुनते ही युवराज अनिकेत पहले तो हैरान होकर खुद एक दूसरे को देखा, फिर जल्दी से केबिन का दरवाजा खोलकर केबिन के अंदर आया। केबिन के अंदर का नजारा देखते ही युवराज अनिकेत की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। युवराज का अनिकेत का नजर सुहाना पर गया जिसके हाथों से लगातार खून बह रहा था। सुहाना के हाथों से खून बहते हुए देखकर युवराज की आंखें हैरानी से बड़ा हो गया। वह तुरंत भागकर सुहाना के पास आया, फिर उसके हाथों को पकड़ लिया। वही सुहाना कभी युवराज को देखती तो कभी अनिकेत को उसके चेहरे से लग ही नहीं रहा था उसे उस चोट का दर्द भी महसूस हुआ हो। सुहाना के सामने खड़ी लड़की आयशा जब उसने देखा युवराज अनिकेत दोनों ही सुहाना के पास है तो वह उन दोनों के पास आकर घबराते हुए कहती है, ये लड़की पूरी तरह से पागल है, खुद को नुकसान पहुंचाकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। आयशा की बात सुनकर अनिकेत गुस्से में कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है या नहीं, यहाँ भाभी को चोट लगी है, उनके हाथों से खून बह रहा है और तुम कह रही हो भाभी ने तुम्हारे ऊपर हमला किया। अनिकेत की बात सुनकर आयशा घबराते हुए कहती है, नहीं अनिकेत मेरा यकीन करो, ये लड़की खुद ही अपने हाथ को नुकसान पहुंचाए है। तुम्हें अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम इस चाकू का फिंगरप्रिंट टेस्ट करवा लो, इस पर इस लड़की के हाथ के निशान जरूर मिलेंगे। ये कहकर आयशा फर्श पर गिरे या चाकू की तरफ इशारा करने लगी। आयशा की बात सुनकर अनिकेत ने युवराज को देखा तो युवराज गुस्से में आयशा से कहता है, देखो आयशा अगर तुम झूठ बोल रही हो तो अभी बता दो, वरना उस चाकू पे सुहाना का फिंगरप्रिंट नहीं मिला तो बाद में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युवराज की बात सुनकर आयशा उसे देखते हुए कहती है, ठीक है तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं यही कहूंगी इस लड़की ने खुद अपने हाथों से चाकू उठाकर अपने हाथों को काटी है और फिर जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए चिल्लाने की कोशिश करने लगी। ये लड़की तो मुझे भी मारना चाहती थी, लेकिन ये तो अच्छा हुआ तुम दोनों सही समय रहते यहाँ आ गए। आयशा की बात सुनकर युवराज गुस्से में अनिकेत को देखते हुए कहता है, अनिकेत ये चाकू तुम लैब में लेकर जाओ और जल्दी से पता करके बताओ क्या इस चाकू पर आयशा के साथ साथ सुहाना के फिंगरप्रिंट मैच कर रहे हैं या नहीं। युवराज की बात सुनकर अनिकेत ने जल्दी से अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उस चाकू को फर्श से उठाकर सीधे केबिन से बाहर निकल गया। वहीं युवराज ने देखा इतना खून निकलने के बाद भी सुहाना न तो रो रही है और न ही डर रही है। ऐसे में वह तुरंत सुहाना को सोफे पर बिठाकर कहता है, तुम्हें इतना गहरा चोट लगा है और तुम हो कि कुछ बोल भी नहीं रही हो। युवराज की बात सुनकर सुहाना अपने चोट को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा तो मैं भला क्यों रोऊं। सुहाना की बातें सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, ओह हाँ मैं भूल ही गया था, खैर तुम अब चुपचाप यहाँ बैठी रहो, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम यहाँ से हिलोगी नहीं। ये कहकर युवराज अपने केबिन के बने कमरे में चला गया। आयशा जब उसने देखा युवराज केबिन में नहीं है तो वह सुहाना को देखते हुए कहती है, अब तो तुम्हें इस ऑफिस से निकलना ही पड़ेगा क्योंकि तुमने खुद मेरे हाथों से चाकू छीनकर खुद को नुकसान पहुंचाया, खुद ही अपने हाथों को काटी। बस अनिकेत को आने दो, फिर जब वो कहेगा उस चाकू पर तुम्हारा भी फिंगरप्रिंट है तब युवराज तुम्हें गुस्से में सभी के सामने कंपनी से बाहर फेंकेगा। आयशा की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहती है, लेकिन युवराज मुझ पर क्यों चिल्लाएंगे, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और कौन सी चाकू की बात कर रहे हो आप, ये चोट तो मुझे गलती से लगी ना, मैंने खुद को नुकसान थोड़ी पहुंचाई। मैं पागल थोड़ी हूँ जो किसी के चाकू को लेकर अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, क्या आप भी मजाक करती रहती हो। ये कहकर सुहाना हंसने लगी। सुहाना की बातें सुनकर आयशा की आंखें छोटी हो गई। वही युवराज जो मेडिकल बॉक्स लेकर अपने केबिन में आ चुका था, जब वह सुहाना के बातों को सुना तो वह दंग रह गया, क्योंकि सुहाना ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है। कुछ दिन पहले जब सुहाना बाथटब में सो गई थी
वह भी उसे याद नहीं था और आज हुए हमले को भी सुहाना बिल्कुल भूल चुकी है। ये सोचकर युवराज सुहाना के पास आया, फिर मेडिकल बॉक्स से क्रीम निकालकर उसके हाथों को ठीक से साफ करके बैंडेज करने लगा। सुहाना के हाथों में बैंडेज करने के बाद युवराज आयशा को देखते हुए कहता है, इसको बचपन से कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से यह कुछ कुछ समय की बातें भूल जाती है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये लड़की कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना ही किसी और को। युवराज की बातें सुनकर आयशा हैरान होकर कहती है, लेकिन युवराज तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते हो, तुम तो मुझे जानते हो ना, तो भला तुम कैसे कह सकते हो मैं झूठ कह रही हूँ? तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर में अनिकेत खुद सबूत लेकर आएगा, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं सच कह रही हूँ या झूठ, लेकिन मैं गारंटी के साथ अभी भी कह सकती हूँ इस लड़की ने खुद ही खुद को नुकसान पहुंचाया है। आयशा ने इतना ही कहा था तभी अनिकेत उसके पास आकर तंज कसते हुए कहता है, मेरी भाभी पागल नहीं है जो बेवकूफ़ वाली हरकत करेगी, और तुम किस सबूत का इंतजार कर रही हो? वह सबूत जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है उस चाकू पर सिर्फ तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है। अनिकेत की बातें सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो गई, वही आयशा हैरान होकर उसे देखने लगी। तो अनिकेत अपने हाथों में लाए पेपर उसे देते हुए कहता है, तुम्हें लगा होगा मैं झूठ कह रहा हूं तो इसीलिए मैं ये पेपर लेकर आया, तुम चाहो तो इसे पढ़ सकती हो। अनिकेत की बात सुनकर आयशा तुरंत उसके हाथों से पेपर लेकर उसको पूरा पढ़ने लगी। उस पेपर पर साफ साफ लिखा हुआ था, जिस चाकू को चेक करने के लिए लाया गया है उस चाकू पर एक ही निशान है और वह निशान है आयशा का। पेपर को पढ़ने के बाद आयशा परेशान होकर युवराज को देखते हुए कहती है, नहीं युवराज ये बिल्कुल झूठ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, ये लड़की मेरे हाथों से चाकू छीनकर खुद के हाथों पर काटने के बाद चाकू को जमीन पर फेंक दी थी, जिस वजह से मैं डर गई और डर की वजह से मैंने चिल्लाया। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हें एक काम क्यों नहीं करते, तुम्हारे केबिन में सीसीटीवी फुटेज होगा, तुम खुद चेक कर लो, उस फुटेज में तुम्हें सब कुछ क्लियर दिख जाएगा। आयशा की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, मुझे सुहाना पर यकीन है, और रही बात सीसीटीवी की तो सीसीटीवी फुटेज वहां लगाया गया है जहां से उसका पोजीशन दरवाजे के पास खड़े किसी भी इंसान को दिखाई नहीं दे सकता है। यानी कि यह सीन जहां हुआ है उस जगह को सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड नहीं किया है, बल्कि मेरे केबिन में एक ही सीसीटीवी फुटेज है और वह मेरे टेबल को कैप्चर करता है। युवराज की बात सुनकर अनिकेत आयशा से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था भाभी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन तुम्हें ही हमारी बातों पर यकीन नहीं हुआ। अनिकेत की बात सुनकर और उसके मुंह से भाभी सुनकर अब जाकर आयशा को एहसास हुआ अनिकेत सुहाना को बार बार भाभी कहकर बुला रहा है। ये सोचकर वह अनिकेत को देखते हुए कहती है, ठीक है मान लिए मैं झूठी हूँ और वह लड़की सही है, लेकिन तुम उस लड़की को बार बार भाभी क्यों कह रहे हो? जहाँ तक मुझे खबर मिली है तुम्हारे भाई की शादी तो नंदनी से हो चुकी है और फिर बचे तुम और तुम्हारा मानव भाई। आयशा की बात सुनकर अनिकेत इससे पहले कि कुछ कहता है तभी युवराज गुस्से में कहता है, यह मेरे घर का मैटर है, तुम बीच में ना ही आओ तो बेहतर होगा, और वैसे भी तुम्हें किसने कहा मेरी कंपनी आने को? मैं तुम्हारे पापा से पहले ही बात कर चुका हूँ, उनसे मैंने कहा है आगे हमारी जो भी मीटिंग होगी वह होटल में होगी, ना कि किसी के कंपनी में। युवराज की बात सुनकर आयशा गुस्से में सुहाना को एक नज़र देखने के बाद उन दोनों से कहती है, मैं यहाँ पर ऐसे ही तुम लोगों से मिलने आई थी, सोचा तुम लोगों से मिलकर कुछ काम के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मेरे यहाँ आने पर इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। आयशा की बात सुनकर अनिकेत गहरी सांस लेकर जाता है, बवाल तो हो चुका है, इससे अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ, वैसे भी भाई ने तुम्हें कहा है कंपनी में नहीं रहने को, और जो भाई कहते हैं वह कोई टाल नहीं सकता है। अनिकेत का बात सुनकर आयशा गुस्से में कहती है, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगी ये लड़की पागल है, इसने खुद को नुकसान पहुंचाया और बस दूसरों की नज़रों में महान बनने के लिए किसी और के ऊपर इल्जाम लगा दी, और अब ज़्यादा याददाश्त नाटक कर रही है। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को पागल खाने में रखने में ही भलाई है। आयशा की बात सुनकर युवराज गुस्से में चिल्ला कर कहता है, बस बहुत हुआ, मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास बातों को सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। आइंदा से अगर मुझे तुम नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना मुझे 2 सेकंड नहीं लगेंगे तुम्हारे बाप की कंपनी को नीचे गिराने में। युवराज की धमकी भरी बातें सुनकर आयशा अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखकर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है युवराज, तुम वही युवराज हो जिससे मैं कई बार मिलने के लिए आया करती थी और वह मेरे साथ बैठकर कॉफ़ी पीकर बातें करता था, सच में तुम बहुत बदल गए हो।
तुम्हें अब यही लग रहा है ना मैं झूठी हूँ, तो ठीक है, मैं साबित करके रहूंगी। मैंने जो भी कहा है वह बिल्कुल सच कहा है। ये लड़की तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के सामने बस ड्रामा करने की नाटक कर रही है। ये कहकर आयशा गुस्से में केबिन से बाहर निकल गई। शान से जा चुकी थी। ये देखकर अनिकेत का नज़र सुहाना पर गया, जो एक कोने में बैठकर रोए जा रही थी। सुहाना को ऐसे रोते हुए देखकर अनिकेत युवराज से कहता है, भाई इस बार भाभी को दर्द महसूस हुआ है। अनिकेत की बात सुनकर युवराज सुहाना को देखा, जो कोने में बैठकर रो रही है। सुहाना को ऐसे रोते हुए देखकर युवराज तुरंत उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हें इस चोट का दर्द महसूस हो रहा है? युवराज की बात सुनकर सुहाना पहले तो उन दोनों को देख ही फिर रोते हुए कहने लगी, मैंने कितनी बार कहा है मुझे चोट लगने पर दर्द महसूस नहीं होता है। मैं तो इसीलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं कुछ करती भी नहीं हूँ और लोग मुझ पर इल्जाम लगा कर चले जाते। मैं तो यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रही थी। तभी वह लड़की यहाँ आई और मेरे बारे में बहुत उल्टा कुछ कहने लगी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं तो उसको बोल रही थी, आप यहाँ बैठे युवराज जी जब आएंगे तब आप उनसे मिल लेना। लेकिन उस लड़की ने मेरी नहीं सुनी। वह अपने बैग से चाकू निकालकर मुझे डराने लगी। मैं उसके हाथों में चाकू देखकर डर की वजह से दरवाजे के पास आई। उसके बाद मुझे शायद गलती से चोट लग गया और मेरे हाथों से यह खून बहने लगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। ये कहकर सुहाना नम भरी आंखों से अनिकेत और युवराज दोनों को ही देखने लगी। सीएम रुद्र घर वाले भी इसकी उंगली पर रहते। वही नैना एक मुसीबत में फंस कैसे लेगी रुद्र से मदद? क्या होगा जब नैना आएगी रुद्र के घर उसकी पत्नी बनकर? वो घर जहाँ आज भी औरत को जॉब करना मना है, वो घर जहाँ की औरतें पति के खाने बाद ही खाना खाती, जहाँ औरतें छोटे कपड़े तो दूर किसी और को देखना पसंद नहीं। रुद्र को नहीं पसंद छोटे कपड़े पहनी लड़की। क्या होगा जब नैना जो खुद की मर्जी से जी रही अपने बेटे संग जिंदगी, क्या होगा जब बन जाएगी रायचंद खानदान की बहू? सुहाना की आंखों में आंसू देखकर अनिकेत गहरी सांस लेकर कहता है, भाभी हमें आप पर पूरा यकीन है। हम जानते हैं आप कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती है। और भला वह कौन लोग हैं जो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा? फिलहाल के लिए आप इन सब के बारे में मत सोचो। अभी आपको चोट लगी है तो आपका ध्यान उसी पर रहना चाहिए। भाई ने आपको दवाई लगा दिया है, लेकिन फिर भी आपको एक बार डॉक्टर से मिलना होगा। ये कहकर अनिकेत युवराज को देखा। अनिकेत का बात सुनकर युवराज सुहाना को देखकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, तुम सुहाना को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मैं यहाँ के माहौल को संभालता हूँ। वैसे भी बाहर वकर को कुछ ना कुछ पता चल चुका होगा, इसलिए मुझे उसे भी संभालना होगा। तुम सुहाना को हॉस्पिटल लेकर जाना, वहाँ डॉक्टर से दिखाने के बाद इसे डायरेक्ट घर लेकर चले जाना। मैं भी अपना काम खत्म करने के बाद नंदिनी के साथ घर आ जाऊंगा। युवराज के मुंह से नंदिनी नाम सुनते हैं सुहाना जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, आप मेरे साथ रहोगे। मैं आपको किसी और के साथ जाने नहीं दूंगी, आपको मेरे साथ रहना होगा। सुहाना के बदलते व्यवहार को देखकर युवराज हैरान होकर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो सुहाना? तुम्हें भी चोट लगा है और तुम इतना जिद क्यों कर रही हो? अनिकेत तुम्हें घर पहुंचा देगा, मेरा यहाँ बहुत काम है और तुम्हें मैं इस समय ऑफिस में नहीं रख सकता हूँ। युवराज की बात सुनकर सुहाना कसकर उसके हाथों को पकड़कर कहती है, नहीं, आप मेरी बातों को नहीं समझ रहा है। मैंने कहा ना, मैं आपके साथ ही जाऊंगी, मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी। आप अगर मेरे साथ चलोगे तो ही मैं यहाँ से जाऊंगी। सुहाना को ऐसे बच्चों की तरह जिद करते देखकर अनिकेत युवराज से कहता है, भाई आप भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाओ, ऑफिस का काम मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मैंने कई बार आपके जगह आपकी मीटिंग को अटेंड किया है, तो आज भी मैं कर लूंगा। और रही बात नंदिनी की, तो मैं उससे कह दूंगा, वह अपना काम खत्म करके घर चली जाएगी। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गुस्से में सुहाना से कहता है, तुम्हारा अगर यही चलता रहा ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तुम समझती क्या हो खुद को? मैं हर समय तुम्हारे पीछे ही नहीं रहूंगा, मेरे और भी काम होते हैं, सिर्फ तुम इकलौती नहीं हो जिस पर मैं ध्यान दूंगा। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, आप मुझ पर ध्यान मत देना, लेकिन आप मेरे साथ रहोगे ना? मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मुझे छोड़कर कहीं भी मत। मैं अपने पापा को याद करके आज भी रोती हूँ। वह मुझे एक बार छोड़कर गए तो कभी वापस नहीं आए, लेकिन अगर आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी? सुहाना की बातें सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हें छोड़ने का फैसला लिया, वह उनकी प्रॉब्लम थी। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अपने फैमिली को छोड़कर कहीं भी चला जाऊँ। खैर, तुम मेरे साथ अब हॉस्पिटल चलो। ये कहकर युवराज सुहाना को लेकर केबिन से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद सुहाना को डॉक्टर से दिखाने के बाद युवराज जैसे ही घर आया, उसने देखा घर के सभी लोग हॉल में बैठे हुए हैं। वहां पर मानव भी बैठा हुआ था। मानव को देखते ही युवराज समझ गया, सभी घर वाले इकट्ठे होकर ऐसे क्यों बैठे हुए हैं।
ये देखकर युवराज सुहाना से कहता है, सुहाना तुम अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना पहले तो उसके पूरे घर वालों को देखती है जो गुस्से में उसे ही देख रहे थे, फिर चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि सुहाना वहां से जाती तभी नीतू गोयल गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बेटे को कंपनी से निकलवाने के बाद तुम बड़े आराम से अपने कमरे में जा रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई जो मेरे ही नज़रों के सामने रहकर मुझे ही आंखें दिखाकर जा रही हो। नीतू गोयल की बात सुनते ही सुहाना के कदम वहीं रुक गए। वो नीतू गोयल को देखकर डरने लगी थी। उसकी डरावनी आवाज़ ही सुहाना को डराने के लिए काफ़ी था। सुहाना तुरंत भागकर युवराज के पास आई, फिर उसे कसकर पकड़ ली। सुहाना को इतना डरते हुए देखकर नीतू गोयल गुस्से में कहती है, मेरे बस चिल्लाने पर तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। सोचो जब मैं तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकलूंगी तो तुम्हारा क्या होगा। अभी तो तुम युवराज के पीछे छुप रही हो, जब घर से बाहर निकल जाओगी ना तो कोई भी तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। युवराज से धोखे से शादी करने के बाद तुम्हें घर में रखा गया। हम सब तुम्हें पसंद नहीं करते थे, उसके बावजूद भी हम सब ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था तुम यहाँ पर रहकर मेरे बेटे को फंसा दोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के खिलाफ युवराज को भड़काने की। इतने सालों तक युवराज अपने भाई को प्यार से अपने कंपनी में रखा था और तुम्हारे आते ही उसने मेरे बेटे को कंपनी से निकाल दिया। तो गोयल की गुस्से भरी बातें सुनकर सुहाना तिरछी नजरों से युवराज को देखने लगी। वहीं जब युवराज ने सुहाना के डरते हुए चेहरे को देखा तो वह नीतू गोयल को देखकर गहरी सांस लेकर कहता है, चाची आप फालतू का सुहाना पर क्यों चिल्ला रही हैं, इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। वैसे भी सुहाना ने कोई गलत काम नहीं किया, उसने सिर्फ सच बताया। अगर सही समय रहते सुहाना मुझे नहीं बताती आपका बेटा मेरे कंपनी में काम करके मेरे कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। पहले आप अपने बेटे को सिखाए कंपनी में कैसे काम किया जाता है। अपने ही भाई की कंपनी को लॉस में लाने की वजह ऊंचाई को पहुंचाना पड़ता है, लेकिन आपके बेटे ने पैसों के लालच में आकर मेरे कंपनी में काम कर रहे अकाउंटिंग फाइल के साथ घोटाला किया। उसने करोड़ों रुपए दबाए हैं, लेकिन मैंने तब भी उसे नहीं पूछा पैसे कहाँ हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं अभी भी उसे अपना भाई मान रहा हूँ, लेकिन वह खुद मुझे बड़ा भाई नहीं मानता है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपकी परवरिश में ही कोई घोटाला हुआ है, इसीलिए तो आपका बेटा जहाँ जाता है वहाँ घोटाला ही करता है। युवराज की बात सुनकर उसकी माँ गायत्री गोयल युवराज के पास आकर कहती है, युवराज ऐसे बात करते हैं चाची से, वह तुम्हारी चाची है, तुमसे बहुत बड़ी है, वह बस तुम्हें समझा रही है। वैसे भी तुम्हारी चाची ने क्या गलत कहा है। ये लड़की जब से आई है तब से हमारे ऊपर मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। क्या कभी तुमने एक बार भी सोचा है इस लड़की के आने की वजह से तुम्हारी दादी कितनी बदल गई है, तुम्हारे भाई वह कितना इस लड़की के पीछे लग गया है, और वह नंदिनी जिससे तुम आज भी प्यार करते हो वह बेचारी तुम्हारे पीछे आज भी लगी हुई है ताकि तुम उसे भूल ना जाओ। और रही बात मानव की, तो मानव ने थोड़ी बड़ी गलती कर दी तो उसके लिए तुमने उसे कंपनी से क्यों निकाला। तुम उसे कुछ दिन के लिए छुट्टी दे देते और कहते बाहर जाकर सबक सीख कर आओ। कंपनी से निकालना ये इंसल्ट हुआ, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। गायत्री गोयल की बात सुनकर युवराज गुस्से में कहता है, ओ माँ आप तो कुछ नहीं बोलिए तो बेहतर होगा। मैं जानता हूँ आपको सुहाना नहीं पसंद है, इसीलिए इस समय आपको मानव भी सही लग रहा है। अगर यह काम नंदिनी ने किया होता तो शायद आप उसका साथ देते हुए मानव को घर से निकालने की बात करती। अभी आप कह रही हैं मानव ने थोड़ी गलती कर दी। अगर उसने एक बार, चलो मान लो 2 बार ही ऐसा काम किया होता तो एक पल के लिए मैं उसे माफ़ कर देता, लेकिन उसने मेरे हर कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऐसा ही घोटाला किया है, इसलिए मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा और ना ही कभी अपने कंपनी में वापस आने दूंगा। ये कहकर युवराज सुहाना को लेकर वहां से जाने लगा। तभी मानव रोते हुए युवराज के पास आकर उसके पैरों को पकड़कर कहता है, भाई मैं जानता हूँ मैंने जो किया वह बहुत बड़ा गलत था, लेकिन बस एक बार आप मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। ऑफिस में रहने की वजह से मैं एक पल के लिए पैसों का अंधा हो गया था। वहाँ के वर्कर मुझे भड़काते रहते थे, कहते रहते थे तुम्हारा बड़ा भाई इतना कुछ कर रहा है, यहाँ तक कि तुम्हारा छोटा भाई भी इतना कुछ कर रहा है, लेकिन तुम बस एक मैनेजर बन के रह गए हो। यही वजह से मुझे गुस्सा आने लगा था और मैं उसी लालच पल में आकर आपके साथ घोटाला करने लगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी आपको मेरी शिकायत नहीं मिलेगी। मैंने जो गलती किया उसका पछतावा भी मुझे हो रहा है। आपको जो भी सजा देना है मुझे मंजूर है, लेकिन बस आप मुझे कंपनी से मत निकालो। अगर बाहर मीडिया वालों को पता चल गया मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है तो मेरी बहुत बदनामी होगी, मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। प्लीज़ भाई एक बार, बस एक बार आप मुझे माफ़ कर दो।
मानव को रोते हुए देखकर और उसको इतना गिड़गिड़ाकर बात करते हुए देखकर सुहाना युवराज को देखकर कहती है, आप इन्हें माफ़ क्यों नहीं कर देते हैं? उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया है ना, तो फिर आप उन्हें माफ़ कर दो। वैसे भी वह आपका भाई है और मेरे पापा कहते हैं अगर भाई बहन में लड़ाई होते भी है तो वह थोड़ी देर के लिए रहती है। जब मैं भी अपने पापा से छोटी बहन की शिकायत करती थी तो मेरे पापा हमेशा कहते थे तुम दोनों बहन हो, थोड़ी देर लड़ोगी फिर बाद में बात करने लगोगी, इसलिए लड़ाई को भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो अब आप अपने भाई को माफ़ कर दीजिए। सुहाना की बातें सुनकर युवराज गुस्से में मानव को देखकर कहता है, सीखो, यह वही लड़की है जिसे तुमने धमकी दिए थे। ये वही लड़की है जिसे तुमने गंदी तरह से छूने की कोशिश किए थे। और यह वही लड़की है जिसने सच्चे दिल से हमें सच बताया। वैसे तो घर में किसी को भी सुहाना नहीं पसंद, शुरू में मुझे भी सुहाना पसंद नहीं थी, लेकिन जितना उसे मैं जानने की कोशिश किया उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं सुहाना अच्छी लगने लगी। मैं सोच में पड़ गया, जिस लड़की को मैं इतना गलत समझता था वह लड़की तो दुनिया की समझ में आती ही नहीं है। वह लड़की दुनिया को जानती ही नहीं है, उसके बावजूद भी उसने हर एक काम को अच्छे से किया। सुहाना के कहने पर आज मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार से मुझे अगर कहीं से भी पता चला तुम वापस से घोटाला कर रहे हो तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल लूँगा, साथ ही तुम्हें जेल में भेज दूंगा। उस समय मैं यह नहीं देखूंगा तुम मेरी चाची के बेटे हो, मैं बस उस समय तुम्हें एक गुनहगार की नज़रों से देखूंगा। युवराज का बात सुनकर मानव अपनी जगह से उठा, फिर उसे देखने लगा। इससे पहले कि मानव युवराज से कुछ कहता सभी कौशल्या गोयल उन लोगों के पास आकर मानव से कहती है, मैंने तुम्हारी माँ को हमेशा कहा है इस घर में सबको सबकी बराबरी मिल रही है, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी परवरिश लगता है ठीक से नहीं की। सही समय रहते तुम्हारी माँ तुम्हारे मन में अगर गलत ख्याल नहीं भरती तो आज तुम ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। हम सब तुम्हारी गलती को माफ़ करके तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं, इसलिए अब से जो भी काम करना दिल से करना, कभी भी कुछ गलत काम करने की कोशिश मत करना। ये कहकर कौशल्या गोयल मानव को देखने लगी। कौशल्या गोयल की बात सुनकर मानव अपने आंसुओं को साफ करके कहता है, हाँ दादी, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद से कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। भाई ने मुझे डांट कर सबक सिखा दिया और मैं भाभी से भी माफ़ी मांग रहा हूँ। ये कहकर मानव जैसे ही सुहाना के पास आया तभी युवराज उसे रोकते हुए कहने लगा, सुहाना ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अगर वह तुम्हें माफ़ नहीं करती तो वह मुझे कभी नहीं कहती तुम्हें माफ़ करने को, इसीलिए तुम्हें अब उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर युवराज कौशल्या गोयल को देखते हुए कहता है, और हाँ दादी, आप एक बार इन सभी लोगों को समझा दीजिएगा, मेरे कंपनी में काम कर रहे किसी भी व्यक्ति से अगर कोई भी साजिश करवाने की कोशिश करेगा मैं भूल जाऊंगा वह मेरा कोई लगता है। ये कहकर युवराज गुस्से में सुहाना को लेकर वहां से चला गया। कौशल्या गोयल ने देखा युवराज चला गया तो वह मानव को देखते हुए कहने लगी, तुम सबने युवराज की बातें तो सुन ही ली होगी तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तब भी तुम सबको वार्निंग दे रही हूँ। कौशल्या गोयल की बात सुनकर गायत्री गोयल गुस्से में कहती है, माँ, पहले तो आप सुहाना के प्यार में पागल थी, अब मेरा बेटा भी उसी की तरफ जा रहा है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं कभी भी सुहाना और युवराज को एक होने नहीं दूंगी। गायत्री गोयल की बात सुनकर कौशल्या गोयल शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये बात मेरे सामने ना कहो तो बेहतर होगा, एक बार जाकर अपने बेटे से कह दो, फिर तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। ये कहने के बाद कौशल्या गोयल गुस्से में वहां से चली गई। कौशल्या गोयल को जाते हुए देखकर नीतू गोयल गायत्री गोयल से कहती है, भाभी, मुझे तो लग रहा है जैसे यहाँ पर जब से ये लड़की आई है तब से उसी का राज चल रहा है। पहले तो हमारा कुछ बात सुन भी लिया जाता था, लेकिन अब हमें पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। नीतू गोयल की बात सुनकर गायत्री गोयल का पति अमित गोयल उसे देखते हुए कहता है, नीतू, ये कहने से पहले ये भी तो सोच लो तुम कौन सा काम अच्छे से की हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ गायत्री को भी सुहाना से प्रॉब्लम हो रहा है, तभी तो सिर्फ तुम दोनों को ही सुनने को मिलता है, वरना जानकी उसे कोई कुछ क्यों नहीं कहता है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि उसे सुहाना पसंद है और मुझे भी सुहाना पसंद है, इसलिए मैं खुलकर कह रहा हूँ। मुझे युवराज और सुहाना को साथ देखकर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि मुझे खुशी होती है। अमित गोयल की बात सुनकर नीतू गोयल गुस्से में कहती है, अमित भाई, आप तो कुछ नहीं बोले तो बेहतर होगा, यह मत भूलिए आपने भी अपने बेटे की तरह ही दूसरी शादी कर रखी है। हाँ, बस अंतर यहाँ यह है, आपका बेटा सिर्फ एक पत्नी का पति कहलाता है और दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है, लेकिन आप तो दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी को बड़े से घर में अकेले छोड़कर यहाँ रह रहे हैं, और आप कह रहे हैं आपका बेटा जो कर रहा है वह बिल्कुल सही है।
आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका बेटा का नाम बहुत ऊंचा है। मैं अपने बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ, वह भी तब जब मेरे बेटे ने कुछ किया भी नहीं हो। मैं उसकी माँ और माँ होने के नाते मैं इतना जानती हूँ, मेरा बेटा कोई भी गलती नहीं किया है, बस उसे फंसाया गया है। पर कोई बात नहीं, मैं उस सुहाना का पर्दाफाश करके रहूंगी। यह कहकर नीतू गोयल गुस्से में वहां से चली गई। नीतू गोयल को गुस्से में जाते हुए देखकर मानव अमित गोयल से कहता है, बड़े पापा माँ की बातों को इग्नोर कीजिए। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मुझे रोते हुए नहीं देख सकती है। लेकिन मुझे पछतावा हो चुका है, मैंने गलती किया, उसका माफ़ी भी मांग लिया हूँ और अब से कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा। ये कहकर मानव भी वहाँ से चुपचाप चला गया। उन दोनों को जाते हुए देखकर अमित गोयल ने अपनी पत्नी गायत्री गोयल को देखा तो गायत्री गोयल मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। ये देखकर अमित गोयल गहरी सांस लिया। तभी जानकी गोयल अमित गोयल के पास आकर कहती है, अमित भाई, आप गायत्री भाभी की बातों का बुरा मत मानिए। आपको तो पता है ना भाभी को नंदिनी कितनी पसंद है, और ऊपर से भाभी की दोस्त की बेटी है। नंदिनी की माँ तो हर बार भाभी को कॉल करके सुनाती रहती है, भाभी के पास तो कोई जवाब ही नहीं रहता, क्योंकि यहाँ तो सारी गलती हमारे ही परिवार की है। भले ही शादी सुहाना से हुई हो, लेकिन गलत तो नंदिनी के साथ भी हुआ है। युवराज भी नंदिनी से बहुत प्यार करता है और आज भी वह नंदिनी को भुला नहीं पा रहा है। सुहाना से शादी हो जाने के बाद भी वह नंदिनी के साथ रहना चाहता है, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। जानकी गोयल की बात सुनकर अमित गोयल गहरी सांस लेकर कहता है, तुम सही कह रही हो जानकी, मुझे भी यही लग रहा है। पर अब तुम खुद सोचो, जो युवराज सुहाना को घर से निकाला चाहता था, अब वही युवराज उसे घर में रखना चाह रहा है। ये तो गलत है ना। यहाँ पर सुहाना के साथ भी गलत हो रहा है और नंदिनी के साथ भी। देखो जानकी, मैं अगर अपने बेटे से बात करूंगा तो वो मेरा बात नहीं सुनेगा। तुम एक बार खुद उससे बात करके देखो, क्योंकि वह तुम्हें दिल से मानता है और हमेशा तुमने उसे अपना बेटा समझकर प्यार किया है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इस बार मेरे बेटे से बात करके देखो, उससे पूछो क्या वह दोनों को एक साथ घर में रखकर खुश है। अगर उसे मेरी मदद चाहिए या फिर हमारे पूरे परिवार की मदद चाहिए तो हम उसका मदद भी करेंगे। अमित गोयल की बात सुनकर जानकी गोयल गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन पहले इनको तो आने दो, क्योंकि जब मैंने इनको फ़ोन पर यह सारी बातें बताई तो इन्हें यकीन नहीं हो रहा था। इन्हें भी युवराज की बहुत फिक्र हो रही थी। जानकी की बात सुनकर अमित गोयल मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी आनंद से बात हुई थी, उसने क्या कहा? अमित गोयल की बात सुनकर जानकी गोयल उन्हें देखते हुए कहती है, आनंद से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा है वह बच्चे को लेकर अब घर ही आएंगे, 2 दिन का समय दिया है, अब मैं देखती हूँ वह कब आते हैं। जानकी गोयल की बात सुनकर अमित गोयल गहरी सांस लेकर कहते हैं, ठीक है, अगर वह आएगा तो उसे कहना एक बार मुझसे बात कर ले। वैसे तो मैं आज बाहर जा रहा हूँ, हो सके तो कल रात तक मैं आ जाऊंगा। तुम तब तक यहाँ के माहौल को संभाल कर रखना, और हाँ, खास करके नीतू और गायत्री की बातों का ध्यान रखना। ये कहकर अमित गोयल वहां से चले गए। इधर युवराज का कमरा। युवराज सुहाना को लेकर कमरे में आया, फिर उसे सोफे पर बिठाकर गहरी सांस लेकर कहा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम उसका जवाब दे पाओगी? देखो, अगर तुमने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, आप सवाल पूछो, मैं जवाब दे दूंगी। सुहाना की बात सुनकर युवराज उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ का घर कहाँ है और वह कहाँ रहती है? युवराज के मुंह से माँ का घर का पता सुनकर सुहाना घबराने लगी। वह घबराते हुए उसे देखकर कहती है, आप ये क्यों जानना चाहते हो? कहीं आप मुझे उनके घर तो नहीं छोड़ दोगे? अगर ऐसा है तो मैं नहीं बताऊंगी, मुझे उनके पास नहीं रहना है। वह मुझे बहुत मारती है, मुझसे बहुत काम करवाती है, वह गंदे गंदे अंकल के पास मुझे भेजने की कोशिश करती है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। सुहाना की बातों को सुनकर उसे घबराते हुए देखकर युवराज उसके पास आकर बैठकर कहता है, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, तो तुम अब इसी घर में रहोगी। मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हें उस घर में छोड़ूंगा। वह तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे पापा का पता करवाऊँ। देखो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, अगर मुझे तुम्हारी माँ का एड्रेस मिल जाएगा तो मैं उनके पास जाऊंगा, तुम्हारे पापा के बारे में पता करूंगा, फिर मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। युवराज की बातें सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आप सच कह रहे हो? आप मेरे पापा को लेकर आओगे? लेकिन मम्मी ने कहा था पापा तो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए हैं, फिर आप मेरे पापा को लेकर कैसे आओगे?
आपको पता है, जब मैंने मम्मी से पूछा था मेरे पापा कहाँ हैं, तो उन्होंने मुझे कहा वह तो तुम्हें पता होगा, तुमने ही तो अपने पापा को मार दिया। अब आप खुद बताओ, क्या कोई बेटी अपने पापा को मार सकती है? उन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने उन्हें कहा मैंने अपने पापा को नहीं मारी, तो वह कहने लगी तुमने ही मारा है, और उसके बाद से उन्होंने मुझे बहुत मारा, इसीलिए मैं उनसे पूछना ही छोड़ दी। अगर आप उनके पास जाओगे और मेरे पापा के बारे में पूछोगे तो वह आपको भी मारेगी, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ आप उनके पास जाओ। मुझे मेरे पापा मिल जाएंगे, मेरे पापा ने मुझसे वादा किया था वह एक बार मुझसे मिलने के लिए आएंगे, तो फिर आप छोड़ दो, उनके घर में मत जाओ। सुहाना की बातें सुनकर युवराज हैरान पर हैरान हुए जा रहा था। पहले तो सुहाना के जरिए उसे पता चला था सुहाना अपने पापा को बहुत मिस कर रही है। ऊपर से सुहाना के पापा आर्मी ऑफिसर थे, जिसमें भी शहीद हो गए। लेकिन आज सुहाना की बातें सुनकर उसे कुछ और ही पता चल रहा है। वो जितना सुहाना को जाने की कोशिश कर रहा है, सुहाना उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। हर दिन सुहाना के बारे में उसे कुछ न कुछ नया पता चल रहा है। ये सोचकर को गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हें पता है मैं बहुत ताकतवर हूँ, कोई भी मुझे छू भी नहीं सकता है। तुम तो मेरा गुस्सा देखा हो, तो तुम्हारी माँ मुझे कैसे मार सकती है? इसलिए चुपचाप टेबल पर रखे पेपर पर तुम अपनी माँ का मुझे एड्रेस बताओ। देखो, मैंने तुमसे कहा था अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। क्या तुम चाहती हो मैं नंदिनी के पास चला जाऊं? युवराज ने सुहाना को जानबूझकर नंदिनी का नाम सुनाया था, क्योंकि वह जानता था जब भी वह नंदिनी का नाम लेता है तो सुहाना उसकी बात को मानना शुरू कर देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे नंदिनी के साथ उसे देखकर सुहाना को अच्छा नहीं लग रहा है। युवराज की बात सुनकर पहले तो सुहाना उसे देखी, फिर जल्दी से पेपर पर अपने मम्मी का एड्रेस लिखने लगी। एड्रेस लिखने के बाद उसे पेपर देते हुए कहती है, ये लो, लेकिन अगर मेरी मम्मी पूछेगी मैं कहाँ हूँ तो आप उनको बिल्कुल भी मत बताना, मैं आपके साथ रहती हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो वह मुझे आपसे दूर करने की कोशिश करेगी। सुहाना की बातों को सरकारी युवराज ने पहले तो पेपर पर लिखे एड्रेस को देखा, फिर उसके हाथों को देखने लगा। ये देखकर वह गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या तुम्हें सच में अभी तक दर्द महसूस नहीं हो रहा है? डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा चोट बहुत गहरा है, और इतने गहरे चोट में तो लोग बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन तुम मुस्कुराए जा रही हो। दिन भर दिन तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। मैं तुम्हें छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन तुम्हारे ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को देखकर ना मैं खुद कंफ्यूज हो रहा। आज तक युवराज गोयल किसी भी बात को लेकर इतना नहीं सोचा जितना तुम्हारे बात को लेकर सोचना पड़ रहा है। ये कहकर युवराज सुहाना को देखता ही रह गया।